ओपन फोल्डर में जैसे ये था हमारा रिएक्ट, यहीं पर हम लोग एक और फोल्डर अपना बना देते हैं नोड के नाम से। ठीक है जी। तो हमें रिएक्ट में स्विच करना होगा, रिएक्ट में चले जाएंगे, नोड में आना होगा तो नोड यहाँ से अपना एक्सेस कर लेंगे। चलिए तो पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। Node.js introduction. So Node.js is an open source server environment. ठीक है, ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि जिसको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें गिव एंड टेक दोनों चीज़ें होती हैं, यानी कि अगर आपको लगता है कि आपका मास्टरी लेवल इतना हाई फाई हो चुका है कि आप कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, तो ओपन सोर्स सिर्फ लेना नहीं होता। ओपन सोर्स मतलब आप अपना कंट्रीब्यूशन दे भी सकते हैं और वहाँ से ले भी सकते हैं। तो जैसे कि जितनी भी लैंग्वेजेस वेब के अंदर जनरली जो यूज़ होती हैं वो सब क्या ओपन सोर्स है। ठीक है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड, यानी कि आपको उसका कोई भी अमाउंट पे नहीं करना होता। एक सेकेंड रुकना। सो Node.js इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। सो अभी हम लोग क्या समझ रहे थे, ओपन सोर्स क्या होता है बेसिकली, जहाँ पर आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ों को अवेल कर सकते हो। तो जितनी भी हमारी वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो सब क्या है, हमारी ओपन सोर्स। ठीक है, तो ओपन सोर्स सिर्फ हमारा ये नहीं होता है कि हम किसी चीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर रहे हैं। ओपन सोर्स कम्युनिटी का मतलब ये होता है कि आप वहाँ पर अपना खुद का कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं। ठीक है, चलो। सेकंड, Node.js allows you to run JavaScript on the server, यानी कि आप अभी तक ये पढ़ते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो होता है वो क्लाइंट साइड होता है। क्लाइंट साइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड कंट्रोल यू करने पर हमें क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है। बट रिएक्ट में या फिर अगर आप Node.js में अगर आप काम करते हो तो जावास्क्रिप्ट का कोड आपको विजिबल नहीं होता, आपको सीधे PHP की तरह उसका आउटपुट ही मिलता है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ Node.js हम क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट को सर्वर पर भी रन कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट की बात करें बिना नोड के, तो आप जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड नहीं चला सकते। सो एंगुलर होगा या रिएक्ट होगा या Vue.js होगा, आपको Node.js की रिक्वायरमेट आएगी उस केस के अंदर। Node.js क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आपको रन करने के लिए जितने भी लोग ऑलरेडी रिएक्ट पर काम करें उनको सीधे यहाँ जाके अपना लिखना है कीवर्ड डाउनलोड नोड, और यहाँ से आपको फर्स्ट वेबसाइट जो मिलती है इसको आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। अब हमारे पास यहाँ पर कमांड के बेसिस पे चला सकते हैं, या फिर आप यहाँ से जाके विंडो का इंस्टॉलर भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपका कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है, वो आप यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। यहाँ से अपना OS के अकॉर्डिंग, जैसे मैकिंटोश है या विंडो है, लिनक्स है, उस हिसाब से अपना चूज़ कर सकते हैं। तो हमारा अभी जैसे रिसेंटली रिएक्ट कंप्लीट हुआ है, तो हमारे सभी के पास क्या नोड ऑलरेडी अवेलेबल है। तो क्या करना होता है, आप लिखेंगे CMD में जाके आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, Node-V। तो यहाँ पर आपका जो नोड का वर्जन होगा वो आपको पता चल जाएगा कि भाई हमने कौन सा वर्जन अपना इंस्टॉल किया हुआ है। सो -V जो हमने यहाँ पर लिखा, V स्टैंड फॉर वर्जन। ठीक है, तो ये अपना वर्जन है। आपको लगता है कि इससे ऊपर अगर मुझे कोई वर्जन इंस्टॉल करना है तो अपना जाके यहाँ से डाउनलोड करो और यूज़ करो। Node.js runs on various platform, Windows, Linux, Unix and Mac OS X। ठीक है, अभी हमने डाउनलोड जहाँ करने गए थे वहाँ पर 4 प्लेटफॉर्म दिखाई दिए थे मेरे को, वही चारों प्लेटफॉर्म का जिक्र यहाँ पर है। Node.js uses JavaScript on the server, क्योंकि Node.js लिखा हुआ है, तो यानी कि जैसे React.js है, जैसे Node भी जो है वो JS पे ही सारी कमांड्स आपसे एक्सेप्ट करता है। तो यानी कि अगर आप यहाँ पर कोई भी फाइल बनाओगे तो वो भी .js ही बनेगी, लाइक React, यानी कि इसमें भी कोई आपने HTML वगैरह इस तरह की फाइल्स वगैरह नहीं बनाना होगा। बात करते हैं वाई Node.js। Node.js uses a synchronous programming. A common task for a web server can be to open a file on the server and return the content to the client, like PHP। PHP के अंदर भी अगर आप क्या करते हो कि जैसे मुझे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट फैच करना है, तो प्रोडक्ट ऑलरेडी अपने बैकएंड में रखा होता है, व्यू हम लोग बनाते हैं।
ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ देखते हैं भी हमारे पास एक साइट है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के अंदर सो मैनी प्रोडक्ट्स अपलोडेड है ना। जैसे कि हम यहाँ से टी शर्ट में आ जाते हैं, ठीक है। तो नोटिस करने वाली चीज़ क्या है कि ये जो हम लोग देख रहे हैं ये एक पेज है। इसके बाद जब हम लोग किसी प्रोडक्ट को विजिट कर रहे हैं, जैसे कि हमने टी शर्ट को ओपन किया, तो ये जो आपने यहाँ पर आउटपुट देख रहे हैं दिस इज़ अ व्यू। व्यू का मतलब क्या हुआ कि भाई आप कितनी भी टी शर्टें देखिए सभी उसी व्यू के अंदर ही दिखाई देंगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम स्टाइल, यहाँ पर भी सेम स्टाइल, यहाँ पर भी आपको सेम स्टाइल देखने के लिए मिलेगा। सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन। आप देख रहे हो क्या हो रहा है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन चेंज होता है उसके अंदर, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं। तो Node.js जो है वो आपको फैसिलिटेट करता है PHP की तरह कि आप सर्वर पर ही कोई फाइल बनाना चाहते हो क्रिएट कर सकते हो, उस फाइल को अपडेट करना चाहते हो अपडेट कर सकते हो, डिलीट करना चाहते हो डिलीट कर सकते हो, ठीक है। और ओपन करके उसका मैटर रीड करना चाहते हो रीड भी कर सकते हो। तो क्रिएट रीड अपडेट डिलीट जिसको लोग बोलते हैं CRUD ऑपरेशन, तो वो आप वहाँ पर परफॉर्म करा सकते हो, ठीक है। सो हेयर इज हाउ PHP एंड ASP हैंडल्स अ फाइल रिक्वेस्ट, ठीक है। अब नोड और रिएक्ट से बनी वेबसाइट फास्ट ही होती है, ये डिफरेंस हमें यहाँ पर समझ में आएगा। जैसे सेंड to the task to the computer's file system, wait while the file system open and reads the file, return the content to the client and ready to handle the next request। क्या समझ में आया कि जब तक जो रिक्वेस्ट मैंने किया है वो डेटा एंड यूज़र तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक PHP या ASP का नेक्स्ट रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट नहीं होता। यहीं पर ये हो जाता है स्लो, क्योंकि भाई आप तेज़ी से कई सारे काम करना चाहते हो लेकिन जब तक पहला रिक्वेस्ट सक्सेस नहीं होगा तब तक नया रिक्वेस्ट नहीं जाएगा। बट नोड में क्या होता है, हेयर इज हाउ Node.js हैंडल्स अ फाइल रिक्वेस्ट, सेंड्स द टास्क टू द कंप्यूटर फाइल सिस्टम एंड रेडी टू हैंडल द नेक्स्ट रिक्वेस्ट। यानी कि इसने क्या करा, आपसे रिक्वेस्ट लिया और कंप्यूटर फाइल सिस्टम को दे दिया और नए पर आ गया। ये इसकी तरह नहीं है कि यहाँ से पहले उसने आपसे एक टास्क एक्सेप्ट किया, देन उसके बाद वेट कर रहा है फाइल सिस्टम के ओपन रीड होने का, क्लाइंट को भेजने का, फिर उसके बाद नया रिक्वेस्ट लेने का। इसने क्या करा, आपने रिक्वेस्ट किया, डेटा दिया, नेक्स्ट रिक्वेस्ट को बना दिया ऑटोमेटिक। तो क्या होता है कि एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ देखें ध्यान से देखना, हम टी शर्ट कैटेगरी के अंदर हैं। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो क्या हो रहा है, एक नया पेज खुल रहा है, रिक्वेस्ट हो रही है, लोडिंग हो रहा है, यानी कि वो रिक्वेस्ट बैकएंड में गया और डेटा फैच होके वो डेटा आपको मिल गया। अब अगर एग्जांपल के लिए हम लोग जीमेल के थ्रू समझें इस चीज़ को, तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से जीमेल को एक बार रीलोड कर लेते हैं। आप देखो लोडिंग एक बार हो जाएगा हमारा, ठीक है, लोडिंग कंप्लीट। अब आप कोई मेल ओपन करो, क्या कोई टाइम लगा, कुछ नहीं ना, इमीडिएट मेरा मेल ओपन हो गया। आप किसी भी राउट पर जंप करो, जैसे मैं ड्राफ्ट में जाता हूँ या सेंट पर जाता हूँ या मैं स्टार में जाता हूँ, तो क्या ऊपर कोई लोडिंग हो रहा है क्या, सिर्फ उतना ही पार्ट आपका चेंज हो रहा है जितने पार्ट को हम लोग अपडेट करा के बेसिकली एंड यूजर को सर्व करना चाहते हैं। तो यानी कि यहाँ पर आपकी जो वेबसाइट होती है बड़ी क्विक चलती है। ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग कोई ऑफलाइन एक्सपीरियंस ले रहे हैं, लेकिन सारा डेटा कहाँ से है, ऑनलाइन। तो यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग तरीके से वो डिपेंड करता है कि हमने क्या अप्रोच लगाया हुआ है। API के फॉर्म में भी हो सकता है, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमने अपना न्यूज़ का प्रोजेक्ट बनाया, उसमें क्या था, सारे न्यूज़ API से डेटा फैच होकर हमारे पास बैकएंड में आ जाते हैं और वहाँ से हम लोग उनको रीड करा रहे होते हैं ना। तो ये तरीका हो गया। तो यहाँ पर आपको डिले नहीं मिलेगा, इमीडिएट बेसिस पर आप फटाफट से चीज़ों को फैच कर पाते हो। तो जैसे कि व्हेन द फाइल सिस्टम हैज़ ओपन एंड रीड द फाइल, द सर्वर रिटर्न्स द कंटेंट टू द क्लाइंट, ठीक है। यानी कि जब आपकी फाइल ओपन और रीड हो रही है और सर्वर जो है अपना कंटेंट क्लाइंट को रिटर्न कर रहा है, तो यानी कि यहाँ पर आपका रिक्वेस्ट नहीं रुकेगा। अब जैसे इसका मैं एक और प्रैक्टिकल आपका एग्जांपल देता हूँ, जैसे abstract.asia फॉर एग्जांपल लोड हुआ, लॉगिन कर लेते हैं इसके अंदर। तो ये किस पे बना, ASP पे बना हुआ है। हम अभी एग्जांपल जो देख रहे हैं PHP और ASP की वेबसाइट का देख रहे हैं। आप कंटिन्यू कर देते हो, ठीक है, और हम यहाँ से जैसे एकेड्स में आ जाते हैं, ठीक है। आप यहाँ क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो, हर बार क्या हो रहा है, एक रिक्वेस्ट चल रहा है, ठीक है। आप
कि अगर मान लो कोई रिक्वेस्ट पर लोडिंग चल रही है और आप कोई नया बटन अगर प्रेस कर दोगे तो वो आपका नया रिक्वेस्ट लिया नहीं जाएगा तब तक जब तक वो पहले वाला रिक्वेस्ट पूरा ना हो जाए। ठीक है, अभी तो क्या यहाँ पर ये सारे इमीडिएटली डेटा फैच हो रहा है आपका, लेकिन हर बार क्या दिखाई दे रहा है, लोडिंग। नोटिस करो, जबकि हमारे पास डेटा ऑलरेडी हम लोग लोड करा चुके हैं अपने डोम में एक बार। रिएक्ट में ऐसा नहीं होता, या नोड जेएस पे जो प्रोजेक्ट पे बनता है उसमें ऐसा नहीं होगा, वहाँ पर आपको बिना किसी लोडिंग के डेटा इमीडिएट दिखता जाएगा। तो यानी कि अगर नेट स्लो है या बैकएंड से आपका डेटा सक्सेसफुली फैच नहीं हुआ और आप यहाँ से कोई रिक्वेस्ट अगर कर रहे हो तो नया रिक्वेस्ट क्लिक का तब तक आपसे एक्सेप्ट नहीं होगा जब तक पुराना वाला सक्सेसफुल ना हो जाए। किस केस में, पीएचपी और एएसपी के केस में। नोड के केस में ऐसा नहीं होगा, आपकी रिक्वेस्ट गई वो आपको मिल जाएगा, आप नया टास्क पर आ सकते हो। ठीक है, तो इसलिए बड़ी कंपनियां जो हैं वो जो आज की डेट में वेबसाइट्स आपसे बनवाती हैं तो वो क्या कहती है कि हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, यानी कि इस तरह की वेबसाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेबल प्रोजेक्ट। यानी कि हमें नहीं पता कि आज कंपनी का प्रोजेक्ट जो है वो किस साइज़ में है, कितने उसके एंड विजिटर हैं, कल को उस पर अगर आज 10,000 है कल को 1 लाख हो जाए तो दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन पीएचपी और एएसपी के अंदर बनी वेबसाइट के अंदर आपको ये लैग देखने के लिए मिलेगा। आपने नोटिस किया होगा जब भी आपकी रिजल्ट आउट होता है ड्यू की वेबसाइट तो ड्यू की वेबसाइट क्या होती है, क्रैश होने लग जाती है। वहीं पर फ्लिपकार्ट की जो वेबसाइट है आप देखते हो कि जब उसके बिग बिलियन डेज़ की सेल्स आती है या अमेज़ॉन जब अपना निकालता है सेल तो इन लोगों को ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का फ़र्क है। तो बड़े मास लेवल पर जहाँ पर एंड यूज़र का मुझे नहीं पता कितना होगा, ठीक है, तो उस तरह के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए रिएक्ट नोड या फिर आपका एंगुलर नोड या फिर व्यू और नोड, जिसमें हम लोग ये सारे काम अपने कंप्लीट करते हैं। तो क्या पीएचपी लार्ज ऑडियंस को हैंडल करने के लिए सही नहीं है? ऐसा नहीं कह सकते सही नहीं है, बट कंपैरेटिवली अगर देखा जाए कि एंड यूज़र तक पहले कौन हिट करेगा, वो रिएक्ट में बनी वेबसाइट होंगी या नोड में बनी वेबसाइट होंगी। ठीक है, तो नोड क्या है? नोड कोई फ्रंट एंड नहीं है, नोड क्या है, बैक एंड है किसी भी वेबसाइट, यानी कि डेटा को जो प्रोसेस कर रहा है वो नोड जेएस का सर्वर है। ठीक है, जैसे पीएचपी माइस्क्यूल हम लोग चलाते हैं, पीएचपी क्या है, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड, तो पीएचपी है सर्वर साइड, क्योंकि पीएचपी का कोड कभी भी हमें दिखता नहीं। जैसे कि अगर ये एएसपी की वेबसाइट है, अगर हम लोग कंट्रोल यू प्रेस करेंगे यहाँ पर तो आपको एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा देखने के लिए, है ना, क्योंकि सर्वर साइड लैंग्वेजेस का मतलब क्या होता है कि जो भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो सर्वर से ही प्रोसेस होके फाइनल आउटपुट आपको रिसीव होना। तो जितनी भी आप ऑनलाइन एग्ज़ाम्स या क्विज बेस्ड वेबसाइट देखते हो, अगर ऐसा होता तो आप कंट्रोल यू करके पीछे आंसर ना देख लो उसका और आप लगा दोगे फटाफट से इसका आंसर ही है, इसका आंसर ही है, बट ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि जब हम लोग डेटा सबमिट करते तो वो ऑनलाइन ही प्रोसेस होता है, चेक होके फिर आपको उसका फाइनल मिल जाता है कि आपने क्या स्कोर किया। या हो सकता है कि मॉडल ऐसा बना हो कि आपको मेल के ऊपर आपका स्कोर भेज दिया जाए, या बहुत सारी साइट ऑनर ऐसा करते हैं हैंड टू हैंड दिखा देते हैं भाई तुम्हारा ये स्कोर है, 20 में से आपने क्या स्कोर किया, जैसे हम लोग गूगल फॉर्म पे अपना एग्जाम करते हैं, ऑन द स्पॉट आपको रिजल्ट मिल जाता है उसका। ये चीज़ तो देखो, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था पहले भी कि रिएक्ट जो है उसको डेवलप किया है फेसबुक ने, और जो एंगुलर है उसको डेवलप किया है गूगल ने। तो गूगल में जितना भी आप काम देखते हो ये एंगुलर जेएस से चलता है। ठीक है, तो हम एंगुलर जेएस क्यों नहीं सीख रहे हैं, है ना। देखा जाए इंडस्ट्री का जो एक एक्सपीरियंस है, जो एक कंपैटिबिलिटी की बात की जाए, कंपैरेटिवली एंगुलर रिएक्ट इज़ फास्टर। ठीक है, एंगुलर से फास्ट है रिएक्ट। ठीक है, और एंगुलर पर बहुत बढ़िया काम नहीं हुआ। एंगुलर पहले आया जेएस के नाम से, फिर बाद में उसको बंद कर दिया गया, उसका नाम कर दिया गया ओनली एंगुलर, क्योंकि बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा इनका। ठीक है, तो जो एंगुलर जेएस है वो चलती है बिल्कुल बूटस्ट्रैप की तरह, यानी कि आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, उसको हेड में इंटीग्रेट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको रिएक्ट का भी दिखाया था कि रिएक्ट को हम लोग इंस्टॉल करके भी चला सकते हैं और रिएक्ट को हम लोग बूटस्ट्रैप की तरह हेड में इंसर्ट करके भी चला सकते हैं, बट वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए सही नहीं है, वो प्रोजेक्ट को टेस्ट करने के लिए सही है ना। क्योंकि अगर आप प्रोजेक्ट बनाने जाओगे तो आपको बहुत सारे पैकेज वगैरह इंस्टॉल करने पड़ते हैं,
तो उस केस में आपके लिए जो बढ़िया अप्रोच होता है वो होता है कि आप प्रॉपर ऐप अपना कंप्यूटर में इंस्टॉल करें, बनाएं और उसके ऊपर काम करें, ना कि आप उसको ब्राउज़र में ऊपर जस्ट HTML पेज के अंदर इंसर्ट करके चलाएं। वो सही अप्रोच नहीं माना जाता। तो बात करें जैसे कि एंगुलर जो है वो क्या है, वो एक फ्रेमवर्क है। रिएक्ट क्या है, बोलते इसको फ्रेमवर्क है, लेकिन ये टेक्निकली लाइब्रेरी है। फ्रेमवर्क जो होते हैं वो वेबसाइट को स्लो करते हैं और लाइब्रेरी जो होती है वो फास्ट करते हैं। जैसे कि बूटस्ट्रैप क्या है, फ्रेमवर्क है, तो बूटस्ट्रैप क्या करता है, वेबसाइट को स्लो डाउन करता है। तो बड़े अच्छी जो कंपनियां हैं वो बूटस्ट्रैप को प्रेफर नहीं करते, वो उसकी जगह दूसरे फ्रेमवर्क को प्रेफर करते हैं। भाई बूटस्ट्रैप में बहुत सारी चीज़ होती है, लेकिन बूटस्ट्रैप ने क्या करा, मार्केट में कॉम्पिटिशन को समझते हुए अपने आप को ब्रेक डाउन किया। भाई किसी को सिर्फ और सिर्फ ग्रिड स्ट्रक्चर चाहिए तो ग्रिड स्ट्रक्चर ले लो, किसी को खाली स्टाइलिंग चाहिए स्टाइलिंग ले लो। जब लोग बूटस्ट्रैप लगाते हैं तो मैंने आपको सिखाया था ना स्टार्टिंग में कि बूटस्ट्रैप को ब्रेक डाउन करके लिखा गया, जिसको जितना नीड है उतना ले लो। ये नहीं कि आप पूरा का पूरा ये फाइल अटैच कर रहे हैं। अगर ये फाइल हम लोग अटैच करते हैं तो इसमें क्या होता है, ओवरलोड। ठीक है, हो सकता है कि इसके अंदर से बहुत सारे फीचर आपको चाहिए ही ना हो, या ओवरलोड किससे होता है, बूटस्ट्रैप। अगर हम लोग bundle.min.js लगा देते हैं, ठीक है, इससे भी वेबसाइट आपकी बूटस्ट्रैप क्या होगी, ओवरलोड हो जाएगी। तो उन्होंने क्या बोला कि हो सकता है आपको वेबसाइट बनाने में जो बंडल है उसमें से पॉपर की ज़रूरत ही ना हो, तो वो मत लगाओ, खाली बूटस्ट्रैप लगाओ, पूरा बंडल मत लगाओ। अब बंडल में क्या होता है, बंडल के अंदर सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करें तो अगर आपको वेबसाइट में ड्रॉप डाउन या पोजीशनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं, या फिर आपको पॉप ओवर वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, तब आप बंडल मत लगाओ। तो आपका जावास्क्रिप्ट क्या होगा, फास्ट हो जाएगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट भी आपकी वेबसाइट को स्लो करती है ना, क्योंकि इसमें सारी फंक्शनैलिटी होती है। जब आप रिक्वेस्ट करते हो आपके डोम के ऊपर सारे के सारे टास्क स्टार्ट होते हैं और उसी के बाद आपको फाइनल आउटपुट मिलना स्टार्ट होता है। तो इसीलिए बूटस्ट्रैप को लिखते वक्त उन्होंने क्या करा, उसको ब्रेक डाउन किया। आपको यहाँ कहीं मिलेगा इसका इंटेंट पर आते हैं, ये देखिए क्या है, कंपाइल्ड बूटस्ट्रैप। यानी कि अगर आपको पूरा बूटस्ट्रैप चलाना है तो यहाँ पर आप देखोगे बूटस्ट्रैप के नाम से आपको एक अलग फाइल मिलेगी, bootstrap min.css। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, अगर किसी को सिर्फ ग्रिड चाहिए, यानी कि रो कॉलम का जो फ्लैक्स का ग्रिड का स्ट्रक्चर होता है, तो ग्रिड के लिए अलग लिखा गया। आपको रिबूट के फीचर चाहिए जो हमें यहाँ मिलते हैं सारे के सारे, इधर आपने नोटिस किया होगा लेफ्ट हैंड साइड में इधर मिलते हैं हमें। मैं ढूंढ देता हूँ कंट्रोल F करके। ये देखो यहाँ पर इसमें क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपके अप्रोच CSS वेरिएबल्स वगैरह जो हम लोग बनाते हैं ना, ठीक है, वो सारी चीज़ आपको यहाँ मिलती हैं इसके अंदर। हेडिंग से रिलेटेड, पैराग्राफ से रिलेटेड, हॉरिजॉन्टल रूल से रिलेटेड, लिस्ट से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें इधर आती हैं इसके। तो डिफरेंस क्या है कि जब बहुत पहले कभी स्टार्ट हुआ आपका फेसबुक, तो वो चला PHP से, ठीक है। लेकिन एक टाइम ऐसा है कि उन्हें लगा कि नहीं, हमें फेसबुक को एक ऐसा बनाना पड़ेगा कि भाई जहाँ पर यूज़र इन्फिनाइट टाइम उसमें निकाल पाए। तो हम लोग फेसबुक में लिंक थोड़ी ना क्लिक करते जाते हैं, हम क्या करते हैं, स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं, डेटा आता जाता है, डेटा आता जाता है। तो इन्हें बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, रिएक्ट, क्योंकि रिएक्ट का मेन यूज था न्यूज़ फीड बनाना, यानी कि फीड होता रहे डेटा जब आप स्क्रॉल कर रहे हैं एंडलेस। पहले के टाइम में क्या था कि 2006 तक आपका डेटा ख़त्म हो जाता था। आप अपनी जब टाइमलाइन देखने जाते थे तो क्या होता था कि वो वहाँ पर जाके एंड जहाँ से आपने शुरू किया। अब चल रहा है फीड वाला ट्रेंड, आजकल चलता रहेगा, आपका भी डेटा आ रहा होगा, औरों का भी डेटा आ रहा होगा उसके अंदर, जो जो लोग आपके ज्वाइन होंगे या फिर जो कम्युनिटी से डेटा आ रहा होता है एंडलेस, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, आप घंटों निकाल लेते हो। आपके घंटों खर्च करने से उन्हें क्या बेनिफिट होता है, उसके बीच में जो एड्स होते हैं, कितने व्यूज़ आ रहे हैं एड्स के ऊपर, अगर आपको कोई ऐड अच्छा लगा तो उसको क्लिक कर दिया, उस तरह की चीज़ें। तो ये सारा सिस्टम काम करता है। तो अब रिएक्ट है टोटल फ्रंट एंड और नोड है कम्प्लीटली बैक एंड। लेकिन अगर कोई रिएक्ट चला रहा है तो वो नोड को इंस्टॉल करके ही रिएक्ट को चला सकता है, या फिर दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया कि आप CDN के फॉर्म में उसको अपने हेड में इंसर्ट करके चला सकते हो। बट वो किस पर्पज़ से, ठीक है, टेस्टिंग के पर्पज़ से। अब जैसे हमने लास्ट जो न्यूज़ का प्रोजेक्ट अपना बनाया, तो वो काम वैसे नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल नहीं है, मतलब मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन हमने उसको क्विकली कैसे किया, API वगैरह इंटीग्रेट करके
उसके सो मैनी npms वगैरह इंस्टॉल करके हमने उसको यूज़ में लेकर आए। अब मैं ये कहता हूँ कि जो डेटा आपको एपीआई से मिल रहा था, तो अभी तो क्या आपने एपीआई लगाया हुआ है, यहाँ से एक वेबसाइट में आपको दिखा देता हूँ, newsapi.org, यहाँ से जाके तो हमने बनाया था प्रोजेक्ट अपना। लेकिन इसमें ये डेटा बना कैसे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्लस मैं कल को आपको ये बोलूँ कि अपनी खुद की अगर मुझे एक न्यूज़ की वेबसाइट बनानी हो, तो यहाँ तो चलो अभी आप एपीआई से डेटा लेके आ रहे हो, अब तो आपके पास एपीआई नहीं होगी, आपको अपनी खुद की न्यूज़ डालनी है। तो उस केस में आपको चाहिए एक बैकएंड जहाँ पर आप न्यूज़ स्टोर करेंगे और वो रिएक्ट में फैच होगी, ठीक है। तो कोई भी फ्रंट एंड डेवलपमेंट की लैंग्वेज, रिएक्ट इज़ अ फ्रंट एंड डेवलपमेंट लैंग्वेज, क्योंकि आपने देखा कि हमने वहाँ पर खाली एक पेज बनाया और हमारा पूरा प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया, ठीक है। इसको हम लोग डिज़ाइनिंग नहीं बोलते, फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग होती है HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप से, दैट इज़ अ डिज़ाइनिंग। यानी कि अगर मैं आपको बोलूँ कि भी फ्लिपकार्ट के अंदर कुछ इस तरह के 10-20 प्रोडक्ट रखे हुए हैं, उनको बनाओ, तो आप 10-20 बनाओगे, ठीक है। लेकिन अगर फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीख जाते हो तो आप एक प्रोडक्ट बनाते हो PHP की तरह, जो लूप करा देते हैं हम लोग मैप मेथड के अंदर। PHP हम लोग क्या चलाते हैं, वाइल लूप चलाते हैं लोग। तो बैकएंड यहाँ पर अगर हम लोग नोड में अपना बना लेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आप एपीआई के फॉर्म में देना चाहो या फिर आप डायरेक्टली उसको लिंक करना चाहो, वहाँ से आपका डेटा कम्युनिकेट करना स्टार्ट करेगा। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट की जो भी लैंग्वेजेज हैं वो बैकएंड से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करती हैं, उसके लिए आपको मिडिल वेयर चाहिए होते हैं, जैसे कि एक्सप्रेस JS हो गया, AXIOS हो गया, तभी जाके आप अपना डेटा जो है वो बैकएंड से सही तरीके से ला सकते हो या फ्रंट एंड से बैकएंड में रिक्वेस्ट फैच करा सकते हो, ठीक है। लेकिन PHP के केस में ऐसा नहीं होता, PHP दोनों तरफ चलता है, क्लाइंट्स यानी कि आपका वो गिव एंड टेक जो चलता है, यानी कि आप डिज़ाइनिंग भी कर लेते हो और बैकएंड के अंदर डेटा भी आप भेज पाते हो, यानी कि गिव एंड टेक दोनों चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं वहाँ पर। तो समझ में आया कि Node.js क्यों यूज़ करना है, ताकि आपकी वेबसाइट फास्ट चले। तो क्या मैं हर एक वेबसाइट नोड पर बना सकता हूँ, बना सकते हो, लेकिन सवाल के साथ में एक चीज़ ये जरूर समझना है कि क्या हर कोई बंदा आपको नोड की टेक्नोलॉजी का पेमेंट दे पाएगा, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल ऐसा समझो बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में कि मारुति की अगर हम लोग ऑल्टो 800 की बात करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर इंजन जो होगा वो अलग सीसी का होगा, है ना। उससे और अच्छे वेरिएंट में होंगे, जैसे कि स्विफ्ट में हम लोग आ जाएंगे तो उसमें आपको 1100-1200 सीसी का इंजन मिलेगा। उसके बाद हम लोग ग्रैंड विटारा या फिर ब्रेजा में आएंगे तो 1500 सीसी का इंजन मिलेगा। उसके बाद अगर हम लोग इन्विक्टो में आ जाएंगे तो उसके अंदर 2000 सीसी या 2500 सीसी का इंजन मिल रहा है। वो क्यों चेंज, इंजन क्यों बदल रहा है, क्योंकि भाई गाड़ी का साइज भी तो चेंज हो रहा है, जितना बड़ा गाड़ी होगी उसी के हिसाब से फिर उसके अंदर सीट्स भी होंगी, सीट्स होंगी तो वेट को क्या खींचने के लिए, पुल करने के लिए, गाड़ी को चलाने के लिए इंजन को ज़्यादा पावर चाहिए होगी। अब आप ये समझो कि आपको एक 5 पेज की वेबसाइट बनानी है, बना दो आप Node.js में, बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन उसका बेनिफिट क्या है, वो 5 पेज की वेबसाइट जिसमें आपने डेवलपमेंट में इतना एनवायरनमेंट सेटअप करने में, सर्वर पर जहाँ होस्ट करे, उन सब चीज़ों के लिए खर्चा करे, वो काम तो नॉर्मल भी हो जाएगा। तो पॉइंट समझने वाली बात ये है कि हर जगह पर हर एक टेक्नोलॉजी नहीं लगाई जाती। अगर क्लाइंट कहता है कि भाई मैं कोई भी कॉस्ट पे करने के लिए तैयार हूँ और मेरा विज़न इतना बड़ा है, तो आप उसके लिए बार बार तो वेबसाइट बनाओगे नहीं, आप डे वन से उसका फाउंडेशन ऐसा बनाओगे जिसमें कल को कितनी भी चीज़ें ऐड करनी हो आप लगा सकते हो, हर तरह का काम वो कर जाएगा प्रोजेक्ट। तो मार्केट में स्टैटिक वेबसाइट आज भी चलती हैं जो खाली HTML CSS से बनी होती हैं। रेस्पॉन्सिव वेबसाइट का ट्रेंड 2020 से 100% आ चुका है, क्योंकि गूगल का स्टेटमेंट बहुत क्लियर है कि अगर आपकी वेबसाइट रेस्पॉन्सिव नहीं है तो वो रैंक नहीं होगी। क्योंकि गूगल का मेन क्या है कि भी मार्केट जो है वो 70% से ज़्यादा ओवरलोड हो रखा है आपका मोबाइल फ़ोन में, एंड्रॉयड के अंदर। तो हर बंदा जो फ्री है वो क्या करता है, मोबाइल को ही यूज़ कर रहा होता है। तो वो चाहते हैं कि जो भी वेबसाइट यूज़र एक्सपीरियंस करे वो क्या हो, डिवाइस फ्रेंडली है ना, तभी तो उसको बेनिफिट होगा। मान लो कि मैं एक पर्सन हूँ, मेरा XYZ एक ब्रांड है, मैंने अपना ऐड चलाया, मेरे ऐड को एंड यूज़र ने देखा, उसने उसको क्लिक किया, मेरी वेबसाइट खुली, लेकिन मेरी वेबसाइट फ़ोन में खुली नहीं रही, तो क्या हो गया, ख़राब हो गया ना सिस्टम। तो 2020 में पैंडेमिक में गूगल ने एक स्टेटमेंट अपना जारी किया, रिलीज़ किया मार्केट के अंदर कि भाई अगर वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है
डिवाइस फ्रेंडली नहीं है तो मैं आपको गूगल में रैंक ही नहीं करने दूंगा उस वेबसाइट को। अब वेबसाइट अगर रैंक ही नहीं होगी, अगर आप कोई बिजनेस ऑनर हो तो आप एंड यूज़र तक कैसे पहुंचोगे? क्योंकि सीधी सी बात है, रिसर्च कहती है या तो ट्रैफिक 30% 25% डेस्कटॉप से आता है, बाकी सारा आपका मोबाइल फ़ोन से आता है। iOS को पूरी दुनिया में विजिट मतलब यूज़ करने वाले 7% ही लोग हैं, आईफोन या अगर मैं एप्पल की बात करता हूँ, ठीक है। तो मास कहाँ है? एंड्रॉयड। तो गूगल का सीधा सा सिस्टम है, वो इन्फ्लुएंस करता है, वो कहता है कि भाई अगर मेरे पसंद का काम नहीं करोगे तो आप चल ही नहीं पाओगे। आज अगर आप एसईओ करने जाते हो, डिजिटल मार्केटिंग करने जाते हो, तो किस में करते हो? गूगल पे ही करते हो ना। या फिर दूसरा आपके पास एक ऑप्शन रह जाता है एसएमएम, सोशल मीडिया मार्केटिंग, है ना। अल्टीमेटली गोल क्या हो रहा है कि भाई ऐड देखने के बाद कोई ट्रेड हो रही है, यानी कि ऐड मैंने देखा, मैंने क्लिक किया, मेरी फ्लिपकार्ट का ऐड है तो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट मोबाइल मोड में रेस्पॉन्सिव खुल जाए। तो देखो फ्लिपकार्ट ने भी कितना बढ़िया सिस्टम किया। अगर मैं flipkart.com ऐसे लिखूँ और मैं इसको अगर ऐसे छोटा करूँ तो देखो एक हद तक मेरा इंटरफेस सही होता है, लेकिन ये देखो दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर ये बोलूँ कि ये मोबाइल मोड में बढ़िया से चले, तो देख रहे हो मोबाइल के हिसाब से ऑटोमेटिकली सेट होगी साइड, है ना। अब ये क्या होगा इस केस में? देखो जनरली फ्लिपकार्ट सभी लोग इंस्टॉल करके रखते हैं, जो भी आजकल का यूथ है, ज़्यादातर आप मान के चलो 70% लोग फ्लिपकार्ट रखते हैं अपने फ़ोन में। नहीं है तो क्या होगा कि अगर कोई प्रोडक्ट उसने सर्च किया और वो फ्लिपकार्ट का निकला, तो वेबसाइट तो ढंग से खुलनी चाहिए ना। आप ये सोचो कि भाई मेरा तो ऐप आता है, मैं तो वेबसाइट ढंग से बना ही नहीं रहा, जबकि फ्लिपकार्ट को कोई ज़रूरत नहीं है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने की, क्योंकि उसका डेडिकेटेड ऐप है। लेकिन फिर भी उसने रिस्पॉन्सिव क्यों बनाया अपने आप को? ताकि एंड विजिटर का एक्सपीरियंस ख़राब ना हो, समझ गए। क्योंकि अगर एक्सपीरियंस ख़राब होगा तो फिर अगेन प्रॉब्लम, गूगल आपकी रैंक को ख़राब कर देगा उस केस में। तो जैसे कि हम लोग यहाँ जब जाके देखते हैं पेज स्पीड इनसाइट्स, तो यहाँ पर आप देखेंगे flipkart.com जो है अपना एनालाइज करने पर क्या होता है, मोबाइल में फेल आएगा, क्योंकि मोबाइल के लिए इनका ऐप आता है, ठीक है। ट्राई करो। समटाइम्स लोड नहीं हो पाता है। तो क्या लिखा रहा है मोबाइल में? फेल्ड। डेस्कटॉप में क्या लिखा रहा है? कितनी देर में एक्सेस हो रहा है? गूगल क्या कहता है? 2.5। गूगल कहता है कि अगर मेरा पेज एलसीपी जो है लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट अगर 2.5 सेकंड में नहीं आ रहा है, तो आप वेब की रेस से बाहर हो, चाहे कितनी अच्छी वेबसाइट क्यों ना हो, कितना टॉप का प्रोडक्ट क्यों ना बेच रहे हो आप। उस कंडीशन में आपको चला सिर्फ एक ही चीज़ सकती है, विच इज़ वर्ड ऑफ माउथ। भाई वर्ड ऑफ माउथ को अगर हम लोग समझें कि भाई अगर मैं आज किसी बच्चे को ये बोलूँ कि नेट पे जाके सर्च कर लेना, तो वो अपना गूगल ही चलाएगा। या अगर आप बच्चों को लोग गूगल पे सर्च कर लेना, उसको पता है क्या होता है। दिस इज़ अ वर्ड ऑफ माउथ। अब तुम्हारा जो ब्रांड है वो इतना पॉपुलर ही नहीं है, उसको इतना कंसिडरेशन रिकॉग्निशन ही नहीं मिला मार्केट में, लोग उसको जानते नहीं पहचानते नहीं, तो कोई तुम्हें कैसे चलाएगा। तो उसी लिए हम लोग क्या करते हैं अपनी वेबसाइट को, कि ताकि गूगल हमें सपोर्ट करे, हम अपनी वेबसाइट को फास्ट से फास्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है, ताकि मेरी वेबसाइट 2.5 सेकंड में एक्सेसिबल हो जाए, ठीक है। इसी तरह से जैसे अगर हम लोग यहाँ पर इसका नेम हटा के एक दूसरा नेम यहाँ पर एंटर कर देते हैं, चेक करते हैं क्या भाई इस वेबसाइट की स्पीड वगैरह क्या है क्या नहीं है। अब ये जो साइट हमने यहाँ पर लिखी है, इसका जो ट्रैफिक है मैक्सिमम, वो डिज़ाइन इस तरह से कि वो डेस्कटॉप से ही आता है, ठीक है। क्योंकि मोबाइल पर आप कौन सी चीज़ें चलाना पसंद करते हो? जो आपके इंटरेस्ट की होती है, ठीक है। पढ़ने वाली जो चीज़ होंगी, नॉलेज वाली चीज़ें होंगी, वो फ़ोन पर आप कम विजिट करते हो, उसके लिए आप तरीके से एक सेटअप लगा के बैठते हो। क्या लिखा है? परफॉर्मेंस 97%। यानी कि ये जो वेबसाइट है डेस्कटॉप के अंदर पास है, मोबाइल में जाओगे तो परफॉर्मेंस में ये वेबसाइट लैग कर रही है,
क्योंकि इसके अंदर विजुअल्स जो हैं, जो ग्राफिक्स हैं, वो उसको स्लो कर रहे हैं वेबसाइट को। बट डेस्कटॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वेबसाइट का स्कोर कितना आ रहा है, 97%। ठीक है, तो ये वेबसाइट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि इसका LCP जो है 0.8, फ्लिपकार्ट का कितना था, 1 पॉइंट समथिंग कुछ था, है ना, 1.7 या 4 समथिंग कुछ था, 1.6। तो ये 800 मिली सेकेंड में पहुंच रही है एंड यूज़र तक। तो क्या चाहिए इससे फास्ट, और क्या ही लोगे, है ना। तो आज की डेट में जो मेन वॉर चल रहा है वो है स्पीड का। नीड क्या है, और वो चीज़ मेरी नीड के हिसाब से स्पीडली मुझे अवेलेबल हो जाए, नीड और स्पीड। तो इसी वजह से मार्केट में अलग अलग लैंग्वेजेस आई कि भाई आपका अगर बहुत फास्ट आपको कुछ एग्जीक्यूशन चाहिए। अब जो ऐसा समझो कि फ्लिपकार्ट की सेल आई हुई है, अब सूजल को एक एसी खरीद लें, वो एसी के लिंक पर क्लिक कर रहा है और वो एसी 10-15 मिनट के बाद में ओपन हो रहा है, तो क्या विजिटर वहाँ पर वेट करेगा, नहीं करेगा ना, कह रहे छोड़ो हटा। तो फ्लिपकार्ट पहले की जो फ्लैश सेल निकाला करता है वो कहता था कि 5 मिनट की या 10 मिनट की सेल है, जितना लेना है ले लो, उसका बाद स्टॉक आउट, फिर बाद में आएगा। फ्लिपकार्ट ने मार्केट में अपना हाइप 2014 के बाद से इस तरह से बनाया। तो MI जो इंडिया में इतना पॉपुलर हुआ वो कैसे हुआ, उसके लिए उसने इसी टेक्निक का यूज़ किया कि फ्लैश सेल निकाल दी, फिर दिन में 12 बजे इस टाइम पर ये स्टार्ट होगी सेल और 12:10 तक रहेगी, उसका तो ख़त्म। तो उसने अपनी टेक्नोलॉजी इस तरह से डेवलप की, रिएक्ट को उसने तब से इस्तेमाल करना स्टार्ट किया कि भाई उसका फटाफट से लोग क्लिक करें और एकदम से प्रोडक्ट खोले और पेमेंट करके निकल जाएं 10 मिनट के अंदर। ठीक है, अब फ़ोन ज़्यादा से ज़्यादा बिके, तो उसने क्या बोला कि भाई कंप्यूटर से मत खरीदो, अगर कोई मेरी वेबसाइट की जगह फ़ोन से अगर शॉपिंग करेगा तो मैं उसको 5% या 6% का डिस्काउंट दूंगा। ये हुआ एक बिजनेस मूव। इसके लालच में लोगों ने अपने फ़ोन में क्या करा, फ्लिपकार्ट को इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, लोगों को फ़ोन खरीदवा दिया उसने। ठीक है, आज की डेट में फ्लिपकार्ट मार्केटिंग पर ना के बराबर खर्च करता है, इसकी स्ट्रेटजी इतनी बढ़िया है। क्यों, क्योंकि अगर मेरे नंबर ऑफ डाउनलोड्स इतने ज़्यादा हैं, जैसे अगर हम लोग यहाँ जाके देखें प्ले स्टोर, और यहाँ जाके अगर आप सर्च कर दें फ्लिपकार्ट, 500 मिलियन प्लस डाउनलोड्स एट प्रेजेंट है इसके। अमेजोन के भी ऐसे निकलेंगे। ठीक है, अमेजोन ने कैसे बढ़ाया, प्राइम वीडियो। अमेजोन की वेबसाइट में कुछ नहीं है खास, ठीक है, लेकिन वो जो चल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने प्राइम वीडियो के चल रहे हैं। अब उनका प्राइम वीडियो भी बहुत बढ़िया नहीं चल रहा, तो उन्होंने बोला कि भाई आप खाली इंस्टेंट सेम डे डिलीवरी वाली अगर वो चाहते हो और वीडियो अगर आप नहीं देखना चाहते हो तो भाई 1000 रुपये हर बंदा तो खर्च नहीं कर रहा, क्योंकि आज की डेट में मार्केट में 10 तरह के प्लेटफॉर्म आ चुके हैं। कुछ तो ऐसा है कि जिस पर कुछ भी खर्च मत करो, चाइनीज़ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो और सारा कंटेंट फ्री में देख लो, तो भाई बंदा क्यों खरीदे तुम्हारा मेम्बर से, है ना। तो उसका तो फ्री में काम चल रहा है। जैसे कि दुनिया जाने के एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, कौन सा था, पिकासो करके एक ऐप आती है, लोग उसको चला लेते हैं। उससे पहले थॉप टीवी करके कुछ चला होता, उसका पकड़ा गया था बंदा, बॉम्बे से अरेस्ट हो गया था। ठीक है, तो पिकासो जो चाइना से ऑपरेट होता है, तो इसलिए उसको पकड़ नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ के जो साइबर रूल्स है वहाँ अप्लाई नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट मना करती है इस तरह के ऐप्स को, क्योंकि अगर प्ले स्टोर पर कोई ऐप नहीं है तो मत डालो। ठीक है, सॉरी मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया हमने। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे इंस्टॉल इंस्टॉल सब हो जाएगा, लेकिन चलेगा कुछ नहीं इसमें। हाँ, तो ये बस खाली ऐसी है, सर्च वगैरह के लिए आएगा नहीं इसका। ठीक है, तो आप क्या करते हो, इसको फोर्सफुली डालते हो, यानी कि आप अपनी एंड्रॉयड की सिक्योरिटी को ओवरराइड करते हो इसको डालने के लिए कि भाई इंस्टॉल एनीवे, जो होगा मैं देख लूँगा। ठीक है, डालो, चलाओ। तो अगर आप इसको चलाते हैं तो आपका, अगर एक ऐसे पर्सन है आप जहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन आप नहीं चाहते कि ब्रीच हो, तो वो हो सकती है और हो ही जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको कुछ ऐसा आलतू फालतू चीज़ चलाना हो तो दूसरा डिवाइस रखो, मतलब अपना प्राइमरी फ़ोन नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि हमारे पास एक एक्सटेंशन आता है
वेब एप्लाइजर करके, तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे, ये एक्सटेंशन है। हम इसको अगर क्लिक करते हैं तो ये हमें ये बताता है कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ की जा रही है। दिखा रहे हैं, तो कौन सी वेबसाइट किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे वो सब आपको दिख जाता है। ये 100% सही नहीं है, बट 90% ये सही है। ठीक है, आप किसी भी वेबसाइट के बारे में जाके ये पता लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बूटस्ट्रैप की ही बात करें, ऑफिशियल साइट जो बूटस्ट्रैप का है वो कैसे बना हुआ है, तो यहाँ पर आपको फ्रेमवर्क वगैरह सब बता देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसके अंदर। ठीक है, सर्च इंजन तो क्या लिखा है यूआई फ्रेमवर्क में, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट बूटस्ट्रैप में बनी हुई है। अगर नहीं आता तो दिक्कत होती है ना। अच्छा दुनिया को तुम बूटस्ट्रैप बेच रहे हो, खुद यूज़ नहीं कर रहे, है ना। तो यूआई फ्रेमवर्क क्या है, बूटस्ट्रैप 5.3 यानी कि लेटेस्ट वर्जन यूज़ किया जा रहा है इसका। इसी तरह से आप अलग अलग वेबसाइट पर जाके इस एक्सटेंशन की हेल्प से पता लगा। इसका पेड भी आता है, फ्री वर्जन 100% रिलायबल नहीं है, बट आपको बेसिक आइडिया देता है कि कौन सी वेबसाइट में क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है। जैसे हम लोग यहाँ आएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो पूरा का पूरा कस्टम मेड चल रहा है इनका। ठीक है, यहाँ पर अगर एडवर्टाइजमेंट देखो तो अमेज़ॉन का अपना खुद का लगा हुआ है, गूगल एड्स यूज़ करते हैं लोग। ठीक है, अमेज़ॉन का जो होस्ट है वेबसाइट कहाँ से, वेब सर्विसेज अमेज़ॉन, यानी कि अमेज़ॉन की जो सबसे बड़ी इनकम है ई कॉमर्स से तो वो करता ही है, वो दुनिया को होस्टिंग भी बेचता है, जैसे गोडैडी वगैरह होते हैं। तो इसने अपनी वेबसाइट को अपने सर्वर से ही चलाया हुआ है। अगर ये अपने सर्वर से ना चलाए तो ये 100% हार जाएगा। लेकिन जब अपने घर का है सारी चीज़ें, तो अपना जो मर्जी जितने मर्जी कोर बढ़ा दो, जितने मर्जी इसके अंदर रैम बढ़ा दो, सारी चीज़ें अपने हाथ में, जो मर्जी स्पीड पे चलाओ। इसी वजह से अमेज़ॉन जो होता है वो कंपेयर, अभी तो फिर भी फ्लिपकार्ट जीत जाता है, अमेज़ॉन पास हो जाता है उसमें स्पीड में। अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर पेज स्पीड इनसाइट्स में अगर आप जाते हो, अमेज़ॉन को सर्च करो। किसी भी वेबसाइट को फास्ट बनाने के लिए सर्वर एक अलग रोल प्ले करता है। एक तो होता है टेक्नोलॉजी क्या लगाई हमने, यानी कि कोडिंग क्या है, लाइब्रेरी क्या लगा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये देखो मोबाइल पर फेल, जबकि 1.9 में अप्रोच कर रहा है, लेकिन बाकी चीज़ें इसकी स्लो हो रही हैं, और डेस्कटॉप में पास, है ना। अब अगेन ये भी मोबाइल, ये सारे ई कॉमर्स वाले मोबाइल पे काम क्यों नहीं करते, क्योंकि इनका अपना ऐप आता है। ठीक है, तो इसलिए ये उस चीज़ से बच जाते हैं। और गूगल ना भी प्रमोट करे इसको, मैं कहता हूँ गूगल कहता है कि मैं इंडेक्स नहीं करता था, तो अमेज़ॉन को क्या आज की डेट में किसी को बताने की ज़रूरत है क्या है। ठीक है, या फ्लिपकार्ट को इंडियन मार्केट में बताने की ज़रूरत है। आप खुद भी तो ऑनलाइन शॉपिंग करने जाते हो, तो क्या आप विजय सेल्स में सर्च करते हो ऑनलाइन, जबकि अवेलेबल तो उनका भी है, रिलायंस डिजिटल भी अवेलेबल है, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ, क्योंकि जब उनका फेस्टिव टाइम आता है वो इतनी ज़बरदस्त सेल करते हैं, इतना ज़बरदस्त एडवर्टीजमेंट करते हैं हर एक मीडिया के ऊपर, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो आपका एडवर्टीजमेंट हो, होर्डिंग्स वगैरह रोड के ऊपर, या आप यूट्यूब चला रहे हो, या आप स्मार्ट टीवी चला रहे हो, हर जगह ऐड मिलेगा आपको। वो पूरा मार्केट ही ढक डालते हैं, जिसको बोलते हैं लोग एकदम मार्केट डिसरप्ट कर डालते हैं। और दोनों बड़े समझदार हैं, दोनों एक दूसरे के मार्केट को ख़राब नहीं करते। या तो अमेज़ॉन पहले चलाएगा, उसके 5 दिन बाद फ्लिपकार्ट, ये तुम पहले अपना कर लो, तो दोनों एक दूसरे की स्ट्रेटेजी देखते हैं, ये कितने डिस्काउंट तक जा रहा है, अब मैं खेलूँगा, और दोनों अच्छा खासा कमा के उठते हैं। तो अमेज़ॉन की स्ट्रेंथ है उसका अपना खुद का होस्टिंग। ठीक है, जिसको बोलते हैं AWS, और इसके भी पूरे डेडिकेटेड कोर्सेज आते हैं बाकायदा। AWS, हाँ क्यों नहीं करते, महंगा होता है लेकिन काफ़ी रिलायबल होता है, बहुत एक्सपेंसिव आता है नॉर्मल वेबसाइट के कंपैरेटिवली इसकी होस्टिंग एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, अब देखो क्या है, आप एक होस्टिंग देखते हो विच इज़ कॉल्ड शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग पर अगर आप जाओगे, शेयर्ड होस्टिंग का मतलब क्या हुआ कि एक कंप्यूटर, ऐसा ही कंप्यूटर होता है जैसा जिसको हम लोग क्लास कर रहे हैं। अब होता क्या, उसमें एक वेबसाइट नहीं चल रही होगी, मतलब 10, 20, 30, 40, 50 जैसी उसकी कैपेसिटी होगी कंप्यूटर की, उतनी वेबसाइट एक ही कंप्यूटर से चल रही होंगी। तो शेयर्ड होस्टिंग में प्रॉब्लम कहाँ आती है कि मान लो कि सूजल की वेबसाइट है जिसके ऊपर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो ट्रैफिक को कौन हैंडल कर रहा है, सर्वर यानी कि कंप्यूटर। अब जब उस कंप्यूटर पर इतना लोड है तो बाकी की जो वेबसाइट वहाँ से चल रही है उनका ट्रैफिक है, ओवरलोड बढ़ा, तो आपकी स्पीड कॉम्प्रोमाइज़ होती है।
समझ आया? वेबसाइट स्लो क्यों चलती है शेयर्ड होस्टिंग, और सस्ती क्यों मिलती है? क्योंकि एक ही जगह से 10 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। बट जब आपका अपना खुद का डेडिकेटेड होगा, इसको ऐसा समझो कि मेरी बिल्डिंग में एक नेट लगा हुआ है यहाँ पर, अब उस पर सिर्फ मैं ही काम कर रहा हूँ तो स्पीड बढ़िया होगी। अब यहाँ पर 10-20 फैकल्टी है, सबके पास है, सब लोग इंटरनेट पे ही काम कर रहे हैं, तो क्या स्पीड सेम होगी? नहीं होगी ना। क्योंकि जब स्पीड आपके पास तक आती है नेट की, तो वो डिवाइडेड बाई 8 हो जाती है। यानी कि अगर आपका 400 Mbps का कनेक्शन है तो डिवाइडेड बाई 8 होगा, ठीक है। यानी कि इसको ऐसा समझो 1 Mbps इक्वल टू 1024। तो यानी कि अगर आपका 10 Mbps का कनेक्शन है, ठीक है, तो यानी कि 1024, यहाँ से हम कर देंगे इसको 10 डिवाइडेड बाई 8, आपके पास 1.2 Mbps की स्पीड आएगी अगर आपका 10 Mbps का कनेक्शन है, ठीक है। तो 8वां हिस्सा ही हमें मिलता है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा सोचो कि आपने 1 Gbps लगा रखा, तो ऐसा नहीं 1 Gbps की स्पीड होगी समझ गए ना? हाँ, तो कभी भी ऐसा नहीं होता। तो इंटरनेट की दुनिया में भी दो चीज़ें आती हैं। वन इज़ आपका एक डेडिकेटेड आईपी, जिसको बोलते हैं स्टैटिक आईपी। स्टैटिक आईपी में 1:1 होता है, यानी कि अगर मैंने बोला कि 1 Gbps का मैंने कनेक्शन लिया है तो 1 Gbps ही मुझे मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा कनेक्शन खरीदते हो जिसमें स्पीड है 400 Mbps 500 Mbps, तो वो कभी भी आपको उतना नहीं मिलेगा, वो हमेशा डिवाइड होकर मिलता है, ठीक है। क्योंकि स्टैटिक कनेक्शन जब हम लोग लेने जाते हैं, जिसको बोलते हैं लीज लाइन, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। अगर आपने 10 MB भी ले लिया, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अगर आपका 400 Mbps का प्लान है तो आपकी स्पीड 10 Mbps आ रही होगी, ठीक है। लेकिन अगर तुमने 10 Mbps का लीज लाइन ले लिया तो 10 Mbps ही स्पीड होगी। अब तुम इक्विवेलेंट हो गए, लेकिन बिल इक्वल नहीं होगा। बिल जो तुम्हारा होगा वो कहीं होगा 1-1.5 लाख रुपये महीने का। लीज लाइन का इतना ज़्यादा बिल आता है, क्योंकि उसमें ड्रॉप नहीं होता, एक सीमलेस चलता रहेगा। अब जैसे हम लोग यहाँ पर जाते हैं ना, जैसे स्पीड टेस्ट, जैसे मैंने चलाया, देखो कंप्यूटर की रफ्तार बढ़ गई, आवाज़ बढ़ गई, जैसे एंड होगा देखो चेंज हो जाएगा। पता चल तो अभी जो हम लोग प्लान देख रहे हैं, दिस इज अ 1:1, यानी कि दोनों ग्राफ इक्वल गए, ठीक है। देख रहे हो ओवरलैप हो गया ना बिल्कुल। तो 93.78 समथिंग हमारी डाउनलोड है, 94.23 क्या है, अपलोड है। दिस कॉल 1:1, यानी कि जितना आप डाउनलोड स्पीड है उतनी आपकी अपलोड करने की रफ्तार है, ठीक है। और अगर आप नॉर्मल कनेक्शन जो देखते हैं, जैसे आप फ़ोन में चलाते हो ना 5G, आप कभी भी नोटिस करना है 5G की डाउनलोडिंग तो बड़ी तेज़ होगी, अपलोडिंग बड़ी ख़राब होती है। अपलोड नहीं करता कभी वो बहुत स्पीड से। कभी भी ट्राई कर लेना अपने 5G फ़ोन पे, स्पीड टेस्ट करोगे ना, तो डाउनलोड का दिखाएगा, अपलोड का दिखाएगा नहीं कभी कभी, क्योंकि होती नहीं उसके लिए। आप ले सकते हो, दे नहीं सकते किसी को, उसी दिन आपका नेट महंगा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर 5G जो सस्ता होता है, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि बंदा ले तो लेगा, दे नहीं सकता किसी को, ठीक है। चाहो तो अभी यकीन है तो ट्राई मार के देख लो अपने फ़ोन में, देखो जो मैं कह रहा हूँ यही होगा। So Node.js eliminates the waiting and simply continues with the next request. यहाँ पर वेटिंग जैसी कोई चीज़ नहीं है। हम यहाँ पर हैं, हम एक बार जीमेल चला चुके हैं, जहाँ मर्जी चले जाओ, बिना किसी डिले के फटाफट से आपको डेटा आता जाएगा, बिना किसी रिलोडिंग के, ठीक है। इतना सही से काम चलता है। नेक्स्ट, Node.js runs single threaded non blocking asynchronous programming which is very memory efficient. ये मेमोरी को लॉक नहीं करता। अब जैसे PHP वगैरह में बनी जो वेबसाइट्स होती है, वो मेमोरी को लॉक कर लेती हैं अपने अंदर। जैसे आप किसी वेबसाइट को जब विजिट करोगे, पॉइंटर रखोगे, कितना मेमोरी ले रहा है, 100 MB, बूटस्ट्रैप, ठीक है, एपट्रैक, ठीक है, फ्लिपकार्ट, ठीक है, 160। तो
इस तरह की चीज़, जैसे जीमेल पर आओ, ठीक है, यहाँ पर आओ ड्राइव के ऊपर, सबने मेमोरी रोकी हुई है। ये मेमोरी क्या है? क्या ये स्टोरेज की बात हो रही? नहीं, ये रैम है। हर बंदा कितना रैम इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, इतना मेमोरी यूज़ हो रहा है, ठीक है। और मेमोरी क्या होती है कंप्यूटर के अंदर? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। तो सारा कुछ रैम पर चल रहा है अपना, जितनी भी चीज़ें। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन सब कुछ आपका सिंक्रोनसली चल ही रहा है इसके अंदर, ठीक है। अगर कोई नया मेल आता है, क्या जीमेल में रिफ्रेश करता हूँ? नहीं ना। अगर मैं नया मेल भेजूँगा थोड़ी देर में अपना आप आ जाएगा, बट फिर भी आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए बटन दे दिया जाता है यहाँ पर, नहीं भी दबाओगे तब भी आएगा वो तुम्हारे दबाने से नहीं आता, ठीक है। हाँ, अगर तुमने अपने ब्राउज़र के अंदर कुछ सेटिंग कर रखी कि भी टैब आपका रिफ्रेश ना हो ऑटोमेटिक, उस केस में आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज मेल अपना आप आते हैं, आपको कभी रिलोड नहीं करना पड़ता मेल के लिए। ऐसे होता है ना। चाहो तो मैं एक टेस्ट मेल भेज के दिखा देता हूँ यहाँ से, अपने दूसरे स्क्रीन से मैं एक मेल भेजता हूँ। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग भेज चुके हैं, जो भी उसको टाइम लगता है अपना आने में, वो आपको यहाँ पर आके डिस्प्ले हो जाएगा। चलो, तब तक हम लोग कुछ और चीज़ देखते हैं आगे की। वॉट कैन Node.js डू? Node.js can generate dynamic page content. Node.js can create, open, read, write, delete and close files on the server. Node.js can collect form data, यानी कि रिएक्ट में अगर आप कोई फॉर्म बनाते हो, बना के उसका डेटा आप सबमिट करते हो, अगर एपीआई का यूज़ कर रहे हैं तो एपीआई के पास मेथड होते हैं अपने गेट, पुश, पैट, पोस्ट, इस तरह से, जो कि हमने यहाँ पर जेसन प्लेस होल्डर पर देखा हुआ है, ठीक है। तो अभी तक हमने जो अपने प्रोजेक्ट में यूज़ किया विच इज़ फैच, यानी कि डेटा को गेट करने वाला रिक्वेस्ट हमने यूज़ किया है। ये सारे मेथड होते हैं, ठीक है। अभी तक हमने अगर न्यूज़ का ऐप बनाया तो हमने क्या करा, डेटा गेट किया, हमने कोई न्यूज़ डाली तो नहीं ना उसके अंदर। अगर डालोगे तो कौन सा मेथड लगेगा? पोस्ट, ठीक है। कुछ उसके अंदर अपना चेंजेस अगर करो तो पुट, पैच, डिलीट, कोई न्यूज़ अगर हमें डिलीट करना हो, किसी एग्जिस्टिंग अंदर कुछ नया डेटा मुझे डालना हो, तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो जनरली जब भी आप यहाँ पर कुछ यूआरएल पर लिखते हो तो आपकी चलती है गेट रिक्वेस्ट, आप डेटा ले रहे हो सर्वर से, ठीक है। तो जब हम कुछ यहाँ लिखने देखते हो, लोडिंग आपकी दो तरफ चलती है, पहले काउंटर क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज। जैसे मैं यहाँ पर अगर लिख देता हूँ, ठीक है, अभी ये क्या है, ये मेरे कैशे में है तो ये सीधे क्लॉकवाइज चला है। अब मैं यहाँ पर जाके लिखता हूँ arena-multimedia.com, ठीक है। तो ये डेटा आपने मिल गया। तो समटाइम्स जब कोई डेटा इसकी मेमोरी पे नहीं होगा या इसके पास सेव नहीं होगा तो ये आपको दोनों साइड चलता हुआ दिखाई देता है, मतलब पहले एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज, यानी कि रिवर्स जाएगा, फिर आपका रिक्वेस्ट लेके आएगा सर्वर से। फिलहाल अभी आपका सारी चीज़ें काम करें, हो सकता है कोई अपडेट आया कि इन्होंने इसमें चेंज भी कर दिया हो, लेकिन हाल फिलहाल में अगर हुआ होगा चेंज, अदरवाइज प्रोसेस यही होता है, पहले सर्वर पर रिक्वेस्ट जाता है, यानी कि जब आप एड्रेस बार में कुछ लिखते हो तो रिक्वेस्ट कहाँ जाता है? सर्वर के ऊपर, फिर वो फाइंड होता है आपका यूआरएल कि क्या वहाँ पर वो उससे मैच कीवर्ड से कुछ अवेलेबल है, होगा तो वहाँ से फिर आपका रिक्वेस्ट होगा क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट हो जाएगा उस केस में, ठीक है। तो ये होता है गेट, ठीक है। पोस्ट कब होता है? जैसे मान लो कि आप कहीं पर कुछ सबमिट करके आ जाते हो, दैट इज़ अ पोस्ट। तो देखते हो तो हम लोग HTML वगैरह में फॉर्म वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें मेथड सीखते हैं हम लोग फॉर्म के डेटा को सबमिट करने का। गेट क्या करता है और पोस्ट क्या करता है? पोस्ट डेटा को कॉन्फिडेंशियली भेजता है ना। और गेट का डेटा क्या होता है? ऊपर ही एड्रेस बार पे आता है लिखा कि आपने क्या भेजा, अगर नेम है, पासवर्ड है, तो पासवर्ड आपको यहीं दिख जाएगा ऊपर, ठीक है। तो गेट को हम लोग अवॉइड करते हैं, जब भी कोई डेटा हम लोग सेंड करते हैं तो पोस्ट का यूज़ करते हैं हमेशा। तो गेट का यूज़ क्या है? डेटा रिट्रीव करने के लिए। पोस्ट का यूज़ डेटा सिक्योरली सबमिट करने के लिए। गेट की लिमिट है, गेट बहुत ज़्यादा डेटा सबमिट नहीं कर सकता है, लिमिटेड अमाउंट में डेटा सेंड कर सकता है, लेकिन पोस्ट अनलिमिटेड डेटा सबमिट कर सकता है, ठीक है। ये भी एक डिफरेंस आ जाता है आपका।
नेक्स्ट, कैन कलेक्ट डेटा का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट बनाया रिएक्ट के अंदर, आपने फॉर्म लगाया, फॉर्म का डेटा आपने सबमिट किया, तो अभी के लिए जैसे हम लोगों ने फॉर्म वाला पार्ट सीखा तो हमारा डेटा कहाँ जाता है, पीछे कंसोल में हम लोग फैच कर लेते हैं क्या डेटा सबमिट हुआ है। लेकिन मैं चाहता हूँ वो डेटा कहीं जाके स्टोर हो जाए, सेव हो जाए। जैसे पीएचपी हम लोग फॉर्म सबमिट करते हैं माई में या फिर मेल पर हम लोग डाल देते हैं उसको। तो यहाँ पर नोड जैसे भी आप सेम काम कर सकते हो, आप माई में अपना डेटा ले जाके स्टोर करा सकते हो, जहाँ से आप फीचर में उसको फैच कर सकते हो। इसी तरह से नोड जेएस कैन ऐड डिलीट मॉडिफाइड डेटा इन योर डेटाबेस। यानी कि जैसे पीएचपी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जैसे सेलेक्ट फ्रॉम टेबल आप बताते हो उसको कि मुझे इस टेबल से कोई चीज़ गेट करनी है, ठीक है। इन द सेम वे आप यहाँ पर भी वही सारे काम कर सकते हो। आपको कोई डेटाबेस अपडेट करना है, डेटाबेस का एग्जिस्टिंग डेटा मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, पीएचपी वाले सारे काम नोड भी कर सकता है आपके लिए। बस हाँ, अगर आपको माइस्क्ल चलाना है नोड के अंदर तो आपको माइस्क्ल इंस्टॉल करना पड़ेगा npm के फॉर्म में, और पीएचपी माइस्क्ल आपके कंप्यूटर में डला ही होता है जेम सर्वर, तो वो उसके साथ कनेक्ट कर लेता है। तो सिखाएंगे आगे इस तरह के कैसे काम करेंगी चीज़ें। अब बात करते हैं व्हाट इज़ अ नोड जेएस फाइल। Node.js files contain tasks that will be executed on certain events. A typical event is someone trying to access a port on the server. Node.js files must be initiated on the server before having any effect, and Node.js files have extension .js. React की तरह भी इसमें भी कोई आपको फाइल HTML वगैरह नहीं बनानी होगी, क्योंकि Node.js की बात आई तो जो भी फाइल बनेगी वो JS में ही बनेगी आपकी, ठीक है। तो अगर आप अपना कोई कोड लिखना चाहते हो तो अपनी नोड की फाइल अपना बना के उसके अंदर आप वो कोड वगैरह अपने लिख सकते हो। तो ये था आपका आज की डेट में नोड का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास से हम इसका ना प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे, किस तरह से फाइल बनती है, किस तरह से उसका अपने सर्वर पे चलाना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो आप नोड के ऊपर ज़्यादा बड़ा नहीं होता नोड, ठीक है। जिनके कोर्स में नोड दिया होगा तो आप देखोगे ओवी के अंदर आपको दिख जाएगा, ठीक है। अगर ओवी में नहीं है तो फिर आपके उसमें वो है ही नहीं, ठीक है। तो फाइल्स एफएस होता है इसके अंदर, फाइल सिस्टम मॉड्यूल होता है आपका इसके अंदर, और आपका फाइल्स के अंदर किस तरह का डेटा में हैंडल करना है, मे बी वो प्लेन एचटीएमएल है, जावास्क्रिप्ट है, क्या है वो चीज़ें। बाकी आप इसके साथ बैकएंड में कोई डेटा वगैरह अगर सबमिट करना चाह रहे हो उसके लिए माइस्क्ल आ जाएगा। और फिर सारा कुछ आपका जब कोई प्रोजेक्ट बनाओगे तो फ्रंट एंड आपका अलग रहेगा, बैक एंड आपका अलग रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए अगर दिखाना चाहूँ किसी बैच का जो पहले कंप्लीट हो चुका है, ओपन फोल्डर, तो देख लो जैसे ये एक हमने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जिसमें क्या है बैक एंड अलग है और आपका फ्रंट एंड इसके अंदर पूरा अलग बना हुआ है। ये एक ऐप है अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ देखो ये पूरा अपना बैक एंड रखा हुआ है, ठीक है, और ये क्या है अपना पूरा फ्रंट एंड रखा हुआ है इसके अंदर। तो बैक एंड अलग रहता है, फ्रंट एंड अलग रहता है, दोनों चीज़ें फिर आपस में आप इनके एपीआई वगैरह बना के आपस में इनको कनेक्ट करके यूज़ करते हो, ठीक है। तो इसकी जो भी फाइल हम लोग बनाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर index.js के नाम से अपनी बनाई, सारा कुछ यहाँ पर चलता है, सब देखो पोस्ट गेट हम लोग सब चला रहे हैं इसके अंदर। तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, कोई ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, तरीके से समझेंगे चीज़ों को कैसे काम करती हैं। तो पहले पढ़ेंगे अगेन सारी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, क्या क्या होती है, ज़्यादा दिन का नहीं होता। और उसके बाद फिर एक प्रोजेक्ट बना के देखेंगे, हम न्यूज़ ऐप ही बनाएंगे अपनी खुद की, ताकि कैटेगरी वाइज डेटा पीछे डाल भी सके और फिर उसको ला भी सके फ्रंट एंड, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट बना लोगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि किस तरह से काम होता है इसमें। तो उसमें आपके जितने मेथड मैंने आपको दिखाए, गेट, पुट, पैच, पोस्ट, वो भी सारे आ जाएंगे, ठीक है। चलो मिलो नेक्स्ट क्लास में और करते हैं आगे की चीज़ें स्टार्ट।